इट इज नो लॉन्गर अबाउट प्रेजेंटिंग एंड सेलिंग, इट इज अबाउट लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब वो समय चला गया कि अब बढ़िया बोलता है, अरे ये बेचू है। बेचू नहीं, सोचू चाहिए आपको, सोचू जो अच्छा सोचता हो। अब बेचना आसान है, सोचना मुश्किल है। बेचू मत बनो, सोच। था यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, याद है ना? सारी चीजें रिलेट करके रखना है, आगे काम आएंगी ये इन्हीं सेशंस में। ये खूबसूरत सा डायग्राम देखिए जहां पे आपको दिखाया गया कि ह्यूमन बॉडी में किस प्रकार से किडनी का पोजीशन होता है। ठीक है जी। कौन सी आर्टरी किडनी को ब्लड सप्लाई करती है? दैट इज रीनल आर्टरी। कौन सी वेन किडनी से ब्लड कलेक्ट करती है? द आंसर इज रीनल वेन विच हैज मिनिमम यूरिया कंटेंट। चलो फिर से वही चिर परिचित क्वेश्चन पूछूंगा। विच वेन इन योर बॉडी हैज मैक्सिमम यूरिया कंटेंट? द आंसर इज हिपेटिक वेन, बिकॉज यूरिया बनता है लिवर में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से। उस साइकिल को कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल या यूरिया साइकिल। ठीक है जी। यूरेटस दिख रहे हैं आपको। यू कैन सी द यूरिनरी ब्लैडर विच कंटिन्यूज इनटू यूरेथ्रा। मेल एंड फीमेल्स में यूरिथ्रा में डिफरेंसेस भी बताए थे मैंने आपको। ह्यूमंस में, मेल्स में जो है यूरिथ्रा इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? urinogenital duct, because it carries urine as well as the reproductive fluid, seminal fluid, but at one time only one fluid can pass. जब यूरिन पास आउट हो रहा है तो सेमिनल फ्लूइड पास नहीं होगा उस समय। ठीक है जी। इसीलिए यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। मेल यूरिथ्रा लॉन्गर है 20 सेंटीमीटर के करीब। फीमेल्स के केस में यूरिथ्रा केवल यूरिन कैरी करती है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी है। मतलब मेल के कंपैरिजन में फीमेल यूरिथ्रा स्मॉलर इन साइज। यही कारण होता है चांसेस ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस, आर मोर इन फीमेल्स बिकॉज ऑफ शॉर्टर यूरिथ्रा। बाहर के बैक्टीरिया आसानी से वो डिस्टेंस ट्रेवल करके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं और यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नाउ देखिए, आप इस चित्र में, इस पिक्चर में, डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं कि रीनल आर्टरी जो है वो अनफिल्टर्ड ब्लड लेके आ रही है किडनी की तरफ। किडनी एक फिल्टर की तरह काम कर रही है। हमने घर में लगे हुए वाटर प्यूरिफायर या वाटर फिल्टर्स के साथ कंपैरिजन भी करा था किडनी का, कि भाई अनफिल्टर्ड ब्लड जिसमें इंप्योरिटीज हैं वो किडनी की तरफ आया, किडनी ने उस ब्लड को प्यूरिफाई करा, फिल्टर करा और रीनल वेन की फॉर्म में बाहर निकाल दिया। और वो जो यूरिन बना है वो यूरेटस जो है वो कैरी करेंगे आगे फॉरवर्ड। क्या आप जानते हैं एक दिन में किडनीज की तरफ कितना ब्लड आ जाता है? लगभग 1200 ml के करीब जो है, 1200 ml। अब इतना ब्लड जो आ रहा है, क्या ये फिल्टर होकर के सारे का सारा यूरिन बन जाएगा? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसे फिल्टर होके सारे का सारा ब्लड यूरिन बन जाएगा तो फिर बहुत जल्दी ही टोटल ब्लड वॉल्यूम ही फिनिश हो जाएगा। 5 लीटर तो टोटल ब्लड है। इसका मतलब है जो ब्लड आ रहा है एक सर्टन रेट पे वो फिल्टर हो रहा है, एक सर्टन रेट पे यूरिन बन रहा है और फिर वो ब्लड वापस घूम के बॉडी में जा रहा है, फिर किडनीज में आ रहा है। वही चीज हमने आज समझनी है कि कितना ब्लड आया और कितना फिल्टर हुआ है और कितना यूरिन जो है वो 1 मिनट में बन जाता है। यानी अब हम बढ़ रहे हैं अपने इस मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। जब आप फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो उसमें दो मुख्य प्रोसेसेस हैं, राइट? एक तो है यूरिया फॉर्मेशन, दूसरा है यूरिन फॉर्मेशन। राजा बेटा एंड रानी बेटियां ध्यान दीजिएगा। यूरिया फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है? लिवर में। यूरिया फॉर्मेशन इट इज अकरिंग इन लिवर, हिपेटोसाइट्स ऑफ लिवर। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिले, कौन सा साइकिल था जो हमने पढ़ा था? द साइकिल इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। दूसरा नाम ऑर्निथीन साइकिल। मैंने बताया था ऑर्निथीन एंड सिट्रुलीन आर टू नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन यूरिया सिंथेसिस। क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं इसे। ठीक है जी। कौन सा सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड बनता है यूरिया साइकिल के टाइम पे? आर्जिनिन। क्लियर है?
एंजाइम्स भी पढ़े थे। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिले, कार्बामोइल फॉस्फेट बना, एटीपी इस्तेमाल हुआ। कार्बामोइल फॉस्फेट कंबाइंस विद ऑर्निथीन तो बना सिट्रोलीन, सिट्रोलीन से एस्पार्टिक एसिड मिला तो बना आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड ब्रेक हुआ आर्जिनिन में और फ्यूमेरिक एसिड में। आर्जिनिन फिर टूट जाता है यूरिया में एंड अगेन ऑर्निथीन में, तो ऑर्निथीन का रिसाइक्लिंग हो रहा है, इसीलिए साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। यूरिया लगातार लिवर में बन रहा है, हिपैटिक वेन के जरिए यूरिया लिवर से बाहर जा रहा है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं दैट हिपैटिक वेन हैज मैक्सिमम यूरिया कंटेंट। याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, which vein in your body has maximum urea content? It is hepatic vein. So urea is formed in liver, released into blood and cleared by kidneys. ब्लड का काम है यूरिया को ट्रांसपोर्ट करना, राइट? किडनीज का काम है ब्लड में से उस यूरिया को फिल्टर आउट करके यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देना। वी आर यूरियोटेलिक एनिमल्स, वी आर एक्सक्रीटिंग यूरिया एज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट। यूरिया लिवर में बनता है, किडनीज उसे शरीर से बाहर निकालती हैं। बार बार इस पॉइंट पे एम्फेसिस दे रहा हूं क्योंकि कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना यूरिया इज फॉर्म्ड इन, तो फटाफट बच्चे आंसर कर जाते हैं किडनीज, है ना, क्योंकि किडनी वाले चैप्टर में डिटेल में यूरिया के बारे में पढ़ा होता है। सो गलती से आप रिलेट कर जाते हैं कि भाई किडनी में यूरिया बन रहा होगा, नहीं, बनता लिवर में है, लेकिन उसे बॉडी से रिमूव जो है वो किडनीज करती हैं। लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, अमोनिया को यूरिया में बदल रहा है, और अगर लिवर में कोई गड़बड़ हो जाती है तो अमोनिया का लेवल बढ़ने लगेगा शरीर में, जो कि बहुत ही खतरनाक बात हो जाती है। चल, तो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में दो मुख्य बातें हैं, केमिकल प्रोसेसेस एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं यूरिया के सिंथेसिस में, जो हमने पढ़ ली। अब हमने पढ़ना है यूरिन फॉर्मेशन, जो कि मैकेनिकल प्रोसेसेस है बेसिकली। फिल्ट्रेशन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, सिक्रीशन होगा, तो ये मैकेनिकल प्रोसेसेस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, फिर से बता दूं, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन इट इज इन्वॉल्विंग टू मेन थिंग्स, that is urea formation, chemical processes. नंबर 2 यूरिन फॉर्मेशन, यूरिया और यूरिन के स्पेलिंग में मत गड़बड़ कर जाना, यूरिया फॉर्मेशन अलग है, यूरिन फॉर्मेशन अलग है। सो यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। सो अब आप हेडिंग दे लेंगे, लिख लेंगे अपने रनिंग नोट्स में, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन यूरिन फॉर्मेशन। नंबर 1 इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड टिब्यूलर सिक्रीशन, ये दोनों साथ साथ होते हैं। लिखो जल्दी से, पहला क्या लिखा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का एक और नाम है, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां अभी के अभी लिखिए, नेफ्रिक फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन्स के जरिए हो रहा है ना, सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और नेफ्रिक फिल्ट्रेशन, एक और नाम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन के आगे टिब्यूलर वर्ड भी लगा सकते हैं कि भाई टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, टिब्यूलर सिक्रीशन। चलो बढ़ते हैं आगे, पहले क्या डिस्कस करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नेफ्रिक फिल्ट्रेशन। किस प्रकार से नेफ्रॉन्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रक्रिया को कर रहे हैं, जिसका दूसरा नाम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बिकॉज एक ग्लोमेरुलस में हो रहा है, वो जो कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, ठीक है। एक बार रिकॉल करते हैं, व्हाट इज ग्लोमेरुलस। ये देखिए राजा बेटा, ये है ग्लोमेरुलस, कैपिलरीज का ये जाल, मैं लिख देता हूं, दिस इज ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। हाउ डू वी डिफाइन इट, tuft of capillary network, 20 to 40 capillary loops formed by afferent arteriole in the cavity of Bowman's capsule। ये रहा Bowman's capsule। afferent arteriole blood लेके आता है, efferent arteriole blood वहां से ले जाता है, it drains the blood from there। याद रखना, ए पहले आता है ना ई से, so afferent brings the blood, efferent takes away the blood। और उसके बाद इफरेंट आर्टेरियोल डायरेक्टली वेन्स नहीं बना रहा, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क बना रहा है। तो होता क्या है, लगातार ब्लड यहां से आता जा रहा है,
ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बहुत पतली पतली हैं और ये खास तरह की कैपिलरीज है, फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहते हैं इन्हें। ठीक है जी, मैं आपको बना के दिखाता हूं। मान लो ये एक कैपिलरी है ना, ये कैपिलरी है। कैपिलरी के अपने सेल्स को, जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, ये रहा उनका न्यूक्लियस। इन सेल्स को क्या कहते हैं? एंडोथेलियल सेल्स। The cells which are lining the wall of the capillary, they are called, let me write here, endothelial cells. Okay, endothelial word से आप familiar हैं पहले से। ये बड़े खास तरह के एंडोथेलियल सेल्स हैं। एक एंडोथेलियल सेल को अगर बड़ा करके दिखाऊं तो आप देखिएगा कि उनमें पोर्स होते हैं, फिनेस्ट्रे कहते हैं उन्हें। इसीलिए ये वाली कैपिलरीज जो है ना ग्लोमेरुलस की, ये ना खास तरह की कैपिलरीज हैं। दीज कैपिलरीज आर फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। ओके, दे हैव फिनेस्ट्रे। नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट है। दे हैव फिनेस्ट्रे। व्हाट आर फिनेस्ट्रे? फिनेस्ट्रे आर पोर्स, छेद है। एक एंडोथेलियल सेल बना के दिखाऊं? नो, देखना, ये एक सिंगल एंडोथेलियल सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो ये रहे पोर्स, एक पोर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हैं पोर्स। ठीक है, एक सिंगल पोर को लेबल कर देता हूं फिनेस्ट्रा। ये पोर्स का फायदा क्या है भाई? कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो इन्हीं पोर्स के जरिए तो फिल्टर होके चीजें बाहर निकलेंगी, है ना। ये बड़े खास तरह के पोर्स हैं, कुछ चीजों का अलाउ करेंगे फिल्टर होना, कुछ का नहीं भी करेंगे। वो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से प्रेशर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। राइट जी, ठीक है, याद रहेगा। ग्लोमेरुलस में किस प्रकार की कैपिलरीज हैं? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। हमारे शरीर में 3 तरह की कैपिलरीज होती हैं, मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था। कॉन्टिन्यूअस कैपिलरीज, जिनमें कि ये फिनेस्ट्रे नहीं है एंडोथेलियल सेल्स में, सेल्स बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस हैं, मसल्स में पाई जाती हैं ऐसी कैपिलरीज। देन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, जहां पे कि ये छेद हैं, ये ऐसे ऑर्गन्स में होंगी जहां पे किसी चीज की फिल्ट्रेशन सिक्रीशन की जरूरत है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी पाई जाती हैं और उसके अलावा आपने देखा अभी अभी कि ग्लोमेरुलस में भी पाई जाती हैं फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरी तरह की कैपिलरीज मैंने आपको साइनोसॉइड्स बताए थे, लार्ज ब्रोकन कैपिलरीज, जिनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी टूटी होती है। फिनेस्ट्रे बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये बोन मैरो में पाई जाती हैं, बिकॉज बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनने हैं, तो इन कैपिलरीज के जरिए उनका जो है मूवमेंट होता है। ठीक है जी, साइनोसॉइड्स लिवर में भी पाए जाते हैं। सो ध्यान रखिएगा, 3 तरह की कैपिलरीज हैं शरीर में, कॉन्टिन्यूअस, फिनेस्ट्रेटेड एंड साइनोसॉइड्स। यहां पे जिन कैपिलरीज का हम एम्फेसिस दे रहे हैं ग्लोमेरुलस में, वो फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज है। राइट, ठीक है, चलो आगे बढ़े, देखते हैं जी आगे क्या है। इधर देखिए कितनी खूबसूरती से इस डायग्राम में बिल्कुल एक 3 डायमेंशनल वे में आपको समझाने की कोशिश करी गई है। हमने नेफ्रॉन के उस बोमेंस कैप्सूल का एक सेक्शन काट दिया, उसके अंदर कैपिलरीज का गुच्छा दिखाया। अफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल देखिए, अफरेंट आर्टेरियोल जो है वो ब्लड लेके आ रहा है और इफरेंट आर्टेरियोल ब्लड वहां से वापस ले जा रहा है। ठीक है, ये एंट्री दिखाई गई है ब्लड की। अब उसके बाद देखिए अंदर जाकर के कैसे कैपिलरीज का बिल्कुल गुच्छा गुच्छा बन गया है। आपको कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो भी दिख रहा है, आपको आरबीसीज भी दिख रहे हैं वहां पे, वो डोनट शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो है आरबीसीज। एक सेल्स और गौर कीजिए यहाँ पे, ये वाले, दीज आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। ठीक है, पोडोसाइट वर्ड अब आपको याद रखना है। ठीक है, आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि सपोज आपके पास एक बैलून है, गुब्बारा है, उस गुब्बारे में अगर आप पंच मारें, अपना मुक्का मारें, बिल्कुल ऐसे गुब्बारे में हवा भरी है सपोज, और आप उसमें पंच मारते जा रहे हैं, सो बैलून जो है आप देखिए कुछ 3D वे में ऐसा हो जाएगा ना कि आपका पंच बैलून में गया और जो आपका पंच है, जो मुक्का आपने बनाया, वो आप समझ लीजिए कैपिलरीज का गुच्छा है, और बैलून ने जो कवर कर लिया है 3D वे में आपके पंच को, वो बोमेंस कैप्सूल है। सो बैलून की वॉल की एक लेयर तो बिल्कुल ग्लोमेरुलस के साथ टच हो जाएगी, एक बाहर वाली होगी। तो बोमेंस कैप्सूल डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, देयर इज इनर विसरल लेयर, आउटर पेराइटल लेयर। आउटर पेराइटल लेयर जो है वो ये रही, यहां पे देखिए पेराइटल लेयर, ये बाहर वाले सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हैं वो। इनर विसरल लेयर जो होती है ना, वहां पे पोडोसाइट्स। ठीक है, मैं अभी दोबारा डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। यहां पे आप 3D वे में उस चीज को देख पा रहे हैं, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, पीसीटी।
पीसीटी में भी खास तरह के एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनको हम जानते हैं कि भाई क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नीट में पूछा भी गया है। पीसीटी में किस प्रकार के सेल्स हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स विद ब्रश बॉर्डर, उनके एपिकल सरफेस पे माइक्रोविलाई होते हैं एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। तो ये भी पूछ लेते हैं कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां पाया जाता है? पीसीटी में। इज इट क्लियर? चलो एक बार फिर से देखो। नाउ ये रहा जी बोमेन्स कैप्सूल। अब आप देखेंगे बोमेन्स कैप्सूल में आपको दो लेयर्स दिख रही हैं, ये रही अंदर वाली लेयर और ये रही बाहर वाली लेयर। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना। मैं यहां पे एकदम सिंप्लीफाइड वे में बना के दिखाता हूं, आप मेरे साथ साथ बनाएंगे ऐसे करके। ये रही बाहर वाली लेयर, ये है जी आगे पीसीटी। इट इज लाइक दिस। सो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है बोबेन्स कैप्सूल, हम कहेंगे इसमें ये बाहर वाली लेयर है, दिस इज आउटर पैराइटल लेयर, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है, आउटर पैराइटल लेयर। चलो यहां पे मैं इसके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स बना देता हूं, ये रहे। ठीक है जी। अंदर में जो है ये वाली लेयर, यहां पे खास तरह के सेल्स हैं, क्या नाम बोला मैंने इनका? पोडोसाइट्स। इनर विसरल लेयर, आप भी लिखेंगे पोडोसाइट्स पे क्वेश्चन आता है। वेयर आर पोडोसाइट्स फाउंड? दे आर स्पेशलाइज्ड लेस फ्लैटेंड सेल्स, दे हैव दोस प्रोसेसेस आल्सो जिनका भी हम जिक्र करेंगे वहां पे। स्प्लिट पोर, जो स्लिट पोर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। सो ये वाली लेयर जो है राजा बेटा, दिस इज कॉल्ड इनर visceral layer, outer parietal layer, inner visceral layer. Inner visceral layer is of podocytes. Podocytes. ठीक है, ध्यान रहेंगे। इनमें फुट प्रोसेसेस होती हैं। एक पोडोसाइट अगर मैं बना के दिखाऊं 3D वे में आपको, तो लगभग कुछ ऐसा है कि भाई ये उसकी एक्सटेंशंस निकली हुई हैं, ऐसे ऐसे, है ना। दिस इज हाउ अ पोडोसाइट लुक्स लाइक। ये रहा पोडोसाइट। ठीक है, चलो। सो बोमेन्स कैप्सूल में अंदर की तरफ वाले जो सेल्स हैं दे आर पोडोसाइट्स। और ये रहा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, अफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। नो, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो हैं दे आर नैरो देन अफरेंट आर्टेरियोल। स्वाभाविक सी बात है, अफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर देखिए और कैपिलरीज तो नैरो है ही है। एक बड़ी चीज से ब्लड फ्लो करता आ रहा है और आगे जाके कैपिलरीज छोटी छोटी हो रही हैं, तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना। दैट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP। ठीक है जी। सो हाई प्रेशर जो क्रिएट हुआ है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर, दैट इज कॉल्ड GHP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GHP? लिखेंगे आप, फुल फॉर्म ऑफ GHP इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये लिख दिया मैंने, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो यूरिन फॉर्मेशन में ना कई तरह के प्रेशर्स इन्वॉल्व होंगे। नंबर 1 ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नंबर 2 इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP। ब्लड इज अ कोलॉइड, तो वो एक ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है। नंबर 3 इज CHP, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वो भी अभी हम आगे समझेंगे कि कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में ऑलरेडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को, दैट इज कॉल्ड कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहां पे मैंने अभी आपको सिर्फ GHP बताया है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इनकी वैल्यूज भी देखेंगे कि कितने mm मर्करी ये प्रेशर है, तो फिर नेट प्रेशर कितना होता है जिसके कारण फिल्ट्रेशन हो पाता है। ठीक है जी। सो इसी हाई प्रेशर के कारण अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ है यहां पे, दैट इज फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमने कहा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस को आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि घर में हमारे पास एक छननी होती है ना, जैसे मान लो सब्जियां वब्जियां धोई हैं, उनका पानी ड्रेन करना है, या चावल उबाले थे उनका पानी ड्रेन करना है, तो छननी या एक सीव जिसे हम कह देते हैं, जिसमें हम धुली हुई सब्जियां या चावल डालते हैं ताकि उनका पानी निकल जाए। तो आप उसी से कंपेयर करके देख लीजिए कि ये जो बोमेन्स कैप्सूल है और उसके अंदर कैपिलरीज है ना, ये कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मैकेनिज्म है जो लगातार ब्लड को फिल्टर करता जा रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली यूरिन इज फॉर्म्ड कॉन्टिन्यूसली बाय नेफ्रॉन्स एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप इट इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स यूरेटर्स, और यूरेटर्स कहां कैरी करेंगे? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े।
जो डायग्राम मैंने आपको पहले दिखाया था, थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड सा वर्जन उसका यहाँ पे देखते हैं। लेबलिंग आपको बहुत सारी नजर आ रही होगी, घबराना नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि वो जो ग्लोमेरुलस है जिसकी कैपिलरीज हैं, उसके चारों तरफ किस तरह से पोडोसाइट्स अरेंज्ड हैं। कैपिलरी की वॉल के अपने सेल्स को क्या कहा है हमने? एंडोथीलियल सेल्स, है ना। मान लो ये मेरी उंगली एक कैपिलरी है, तो इसके सेल्स जो हो गए 3D वे में, ये सारे एंडोथीलियल सेल्स हैं, है ना। इनमें जो छेद हैं दैट इज फेनेस्ट्रे। इसके बाहर ये जो बोमेन्स कैप्सूल है 3D वे में, जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसकी जो अंदर वाली लेयर है पोडोसाइट्स वाली, वो इन कैपिलरीज के क्लोज कांटेक्ट में, संपर्क में। एक एक पोडोसाइट को आप एक ऑक्टोपस की तरह इमेजिन कर लो कि उसकी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ने पूरी तरह से कैपिलरीज को घेरा हुआ है। अब मान लो कि मेरी ये बाजू जो है, आर्म जो है, ये कैपिलरी है, ये एक पोडोसाइट सेल है, ठीक है। इस पोडोसाइट सेल ने ग्लोमेरुलर कैपिलरी के साथ इतना क्लोज कांटेक्ट बनाया है, ये इसके फुट प्रोसेसेस हैं। कैपिलरी के एंडोथीलियल सेल्स में छेद होंगे, सो उन पोर्स के थ्रू चीजें बाहर निकल रही हैं। ये एक पोडोसाइट है, इसने कैपिलरी को ऐसे पकड़ा, ऐसे और कितने पोडोसाइट्स होंगे चारों तरफ से। सो पोडोसाइट्स की जो अपनी ये प्रोसेसेस हैं, फुट प्रोसेसेस, एक पोडोसाइट की फुट प्रोसेस, ये दूसरा पोडोसाइट इसकी फुट प्रोसेस, इनके बीच बीच में जो गैप आ जाता है ना, दोज आर कॉल्ड स्लिट पोर्स। सो व्हाट आर स्लिट पोर्स? गैप्स बिटवीन पेडिसल्स ऑफ एडजेसेंट पोडोसाइट्स। अभी आपको दिखाऊंगा वो चीज भी आगे। 3D वे में भी समझना जरूरी है उस चीज को। सो वही यहां पे दिखाया गया मेरे राजा बेटा, देखिए गौर से। ये अफरेंट आर्टेरियोल है जो ब्लड लेकर के आया। कट व्यू दिखाया हमने, सेक्शनल व्यू। अफरेंट आर्टेरियोल से ये ब्लड ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है। ये इफरेंट आर्टेरियोल है जो ब्लड ले गया, ठीक है। बीच में कैपिलरीज का वो नेटवर्क बना है, ठीक है। कैपिलरीज का ये नेटवर्क आपको यहां पे दिख रहा है, और ये बोमेन्स कैप्सूल की स्पेस है, दैट इज कॉल्ड कैप्सूलर स्पेस। आउटर पेराइटल लेयर ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, एंड देन देयर इज इनर विसरल लेयर ऑफ पोडोसाइट्स। ये दिख रहा है आपको, ये पोडोसाइट, ये जो येलो कलर से दिखाया गया दिस सेल जिसकी ये न्यूक्लियस है, दिस इज व्हाट इज पोडोसाइट्स। किस प्रकार से कैपिलरी के चारों तरफ वो लिपटे हुए, ठीक है, राइट। चलो जी आगे देखते हैं उसी चीज को और बेहतरीन तरीके से। एक कैपिलरी मैंने दिखा दी आपको, कैपिलरी के चारों तरफ पोडोसाइट दिखाए हैं, गौर से देखिएगा। ये रहा एक पोडोसाइट सेल, राइट। बहुत सारे पोडोसाइट सेल हैं, ये एक पोडोसाइट सेल, ये मान लो दूसरा पोडोसाइट। एडजेसेंट पोडोसाइट्स जो आसपास हैं भैया, उनकी प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस भी हैं, ऐसे जैसे ऑक्टोपस की ढेर सारी वो टेंटिकल्स ही हैं, है ना। नाउ अब आप देखिए, फुट प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स एडजेसेंट जो है, उनके बीच बीच में जो गैप आ जाएगा, दोज गैप्स आर कॉल्ड व्हाट? द गैप्स आर कॉल्ड स्लिट पोर्स, जिसको हमने फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड slit pores. What are slit pores? Let me write here. What are slit pores? Slit pores are gaps between pedicels of podocytes. Okay? तो मान लो ये एक पोडोसाइट हम दिखाते हैं ऐसे करके, ये उसकी वो एक्सटेंशंस जो बनी हुई हैं, है ना। ये इधर को भी होगा ऐसे ऐसे। ये एक पोडोसाइट, ये पोडोसाइट की पेडिसल है, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है दैट इज कॉल्ड पेडिसल, ठीक है। एक पोडोसाइट की पेडिसल, ये दूसरे पोडोसाइट की पेडिसल, इन दोनों के बीच में जो गैप आ जाएगा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्लिट पोर। आपको 3D वे में भी दिखाया गया है। अब ये पोडोसाइट्स ने कवर करी हुई है पूरी कैपिलरी, है ना। कैपिलरी के अपने पोर्स भी तो हैं जो थोड़ी देर पहले पढ़े थे, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं, ठीक है। अब आप समझे, जो फिल्ट्रेशन होना है कैपिलरी से, जो चीज बाहर निकलनी है, फिनेस्ट्रे को क्रॉस करती हुई, फिर स्लिट पोर को क्रॉस करती हुई बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में आएगी। 3D वे में अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लीजिए। एक और खूबसूरत डायग्राम देखो, इसकी तो तारीफ आपको करनी पड़ेगी। नाउ इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, एकदम हमने कट व्यू में कैपिलरी दिखा दी है, कैपिलरी के चारों तरफ लिपटा हुआ वो पोडोसाइट सेल। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये पोडोसाइट ऑफ द विसरल लेयर ऑफ ग्लोमेरुलर कैप्सूल या द बोमेन्स कैप्सूल। ये इतनी बड़ी चीज, ये जो है, ये पोडोसाइट की न्यूक्लियस है। ओके, नाउ ये पोडोसाइट की जो एक्सटेंशन थी दैट इज पेडिसल, एक पेडिसल है ना, एक टेंटिकल की तरह दूसरी पेडिसल, तो दो पेडिसल्स के बीच बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट हमें दिख रहा है।
उसके अंदर आप देखिए कैपिलरी, कैपिलरी के पोर्स दिख रहे हैं, ये छेद दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड फिनेस्ट्रे ऑफ द ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स। नाउ इसमें क्या है, ये पोर्स ऐसे हैं कि इनके थ्रू सेल्स बाहर नहीं आ सकते। ब्लड ने फिल्टर होना है ना, ब्लड की कॉम्पोजिशन में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स हैं, तो ये सारी चीजें नहीं आ सकती, छेद बहुत छोटे छोटे हैं। अब ये सेल्स जब हटा दिए ब्लड में से, ब्लड माइनस दीज सेल्स इज व्हाट इज कॉल्ड प्लाज्मा, यानी अल्टीमेटली फिल्टर तो प्लाज्मा ने होना है। प्लाज्मा में से भी प्रोटीन्स और फैट्स नहीं आ पाते, तो जो चीजें फिल्टर होके आती हैं बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में, उसकी कॉम्पोजिशन होती है प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स एंड फैट्स। याद रखो, ब्लड में से सेल्स फिल्टर नहीं हो सकते, उनका साइज बड़ा है और ये छेद बहुत छोटे हैं। तो जब हमने सेल्स हटा दिए तो बचा प्लाज्मा, यानी जो चीज फिल्टर हो रही है वो क्या है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में से भी क्या चीजें नहीं फिल्टर हो पाती, प्रोटीन्स एंड फैट्स नहीं होंगे। प्रोटीन्स एंड फैट्स नॉर्मली फिल्टर आउट नहीं होते, ध्यान रखने वाली बात है ये, प्लाज्मा माइनस ये चीजें हो जाती हैं। नाउ कैपिलरी में अब आप देख लीजिए, ये आपको स्लिट मेम्ब्रेन भी दिख रही है बिटवीन द पेडिसल्स। चलो आगे बढ़े, 3D वे में क्लियर हो गया कि कैसे कैपिलरी के अंदर फ्लो करने वाली चीजें वो फिनेस्ट्रे को क्रॉस करके, स्लिट पोर को क्रॉस करके बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में आएंगी। अब उसी चीज को एक अलग तरीके से देखते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, है ना। मान लो ये जो ऊपर आपको पूरा पिंक कलर से दिख रहा है, ये है जी ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ये रहा कैपिलरी एपिथेलियम। कौन से सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल। इन एंडोथेलियल सेल्स में अपने अंदर छेद होते हैं, फिनेस्ट्रे, राइट। कैपिलरी का बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगा, ऑफ कोर्स होगा। फिर हमने उसके नीचे दिखाए हैं ये बोमेन्स कैप्सूल के अपने सेल्स, पोडोसाइट्स, जो ग्रीन कलर से हैं। अब मैं इसको इस व्यू में दिखा रहा हूं ऐसे करके। अब हमने समझना है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी में से कैसे चीजें निकल के बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में आती हैं, फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है। देखिएगा जी गौर से, फिल्ट्रेशन स्लिट समझ आ गया, क्या है ये फिल्ट्रेशन स्लिट, पोडोसाइट्स की जो पेडिसल्स हैं उनके बीच बीच में जो गैप है, दे आर कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स। लेट्स प्रोसीड, इधर देखिए, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से मैंने बताया कि भाई ब्लड जो फ्लो कर रहा है उसमें से क्या चीजें नहीं आ सकती, ना आरबीसी, ना डब्ल्यूबीसी, ना प्लेटलेट्स, नॉर्मली नहीं होंगे ये, एबनॉर्मल कंडीशंस में ये हो सकते हैं, हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन क्या क्या हो सकते हैं। सो जो फिल्टर हो सकता है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा में से भी प्रोटीन, ये लिखा है ना, ये लाल रंग से दिखा दिया हमने, प्रोटीन्स एंड इवन फैट्स, वो फिल्टर नहीं हो पा रहे, तो हमने ये दिखाया कि भाई ये प्रोटीन फिल्टर नहीं हुआ, ये एज इट इज रहा है। ठीक है जी, क्या क्या चीजें फिल्टर हो गई हैं, यूरिया हो जाएगा, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सोडियम, पोटाशियम, आयंस, बहुत सारी चीजें फिल्टर हो जाएंगी। लेकिन इतनी सारी चीजें जो फिल्टर हो गई हैं कि भाई जैसे ग्लूकोज भी फिल्टर हो गया, नेफ्रॉन्स में आ गया है, पर ग्लूकोज तो शरीर के लिए जरूरी है, इसे यूरिन में एक्सक्रीट नहीं कर देना है, रिटेन करके रखना है। सो हम ये समझेंगे कि जब टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन होता है तो कौन कौन सी चीजें शरीर दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लेता है और कौन सी चीजें फालतू की हैं जो सिक्रीट कर देता है उसमें। ठीक है, अभी हम फिल्ट्रेशन समझ रहे हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से। सोडियम आयंस आ गए जी, वाटर आ गया, ठीक है, दिख रहा है आपको ये कहां पे आ गया, बोमेन्स कैप्सूल की उस कैविटी में आ गया, वहां से ये पीसीटी में जाएगा। ओके, ये क्या दिखाया गया है, ये जो ऐसे हमने ग्रीन कलर से दिखाया, दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, दिखाने का तरीका है ये सब इन चीजों को। नाउ व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर क्या है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है कि कितना फिल्ट्रेट बन गया, अमाउंट ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय ऑल नेफ्रॉन्स। कितने हो गए नेफ्रॉन्स, 1 मिलियन इधर, 1 मिलियन उधर, 2 मिलियन नेफ्रॉन्स। अमाउंट ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय ऑल नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनीज इन 1 मिनट, और 1 डे का भी हम निकाल सकते हैं, 1 डे में कितना बना, फिर हम देखेंगे कि भाई 1 मिनट में कितना बना। सो GFR, glomerular filtration rate, is the filtrate formed by the kidneys per minute. Glomerular filtration rate, both the kidneys. तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यहां पे सादी भाषा में, it is amount of nephric filtrate, amount of nephric filtrate formed by all nephrons
formed by all nephrons, यानी 2 million nephrons of both kidneys in 1 minute. Is it clear? याद रहेगा? ठीक है जी? Now, GFR is 125 ml per minute. 125 ml एक मिनट का है, दोनों किडनीज का मिलके। अब आप सोचिए, एक मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट बन गया। ये फिल्ट्रेट क्या है जो मैं कह रहा हूं भाई? जो चीजें फिल्टर होके आ गई हैं नीचे बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी में, उसे हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या अल्ट्रा फिल्ट्रेट कह देते हैं। सो व्हाट इज नेफ्रिक फिल्ट्रेट या व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? इट इज द फिल्ट्रेट विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो जो चीजें फिल्टर होके नीचे आ गई उसको बोल दो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ने फिल्टर करा है उससे। सो 125 ml एक मिनट में है। सोचो जरा, एक घंटे में कितना हो जाएगा और एक दिन में कितना हो जाएगा? एक दिन में 180 लीटर, 180 लीटर्स पर डे। शॉकिंग। तो क्या 180 लीटर यूरिन हम बनाते हैं एक दिन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना यूरिन थोड़ी पास आउट करते, इतना तो पानी नहीं है शरीर में। सो होता क्या है कि ये जो 125 ml पर मिनट बन रहा है, ये जैसे जैसे नेफ्रॉन की अलग अलग सेगमेंट्स में जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल के बाद पीसीटी में जाएगा, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले में जाएगा, लूप ऑफ हेनले के बाद ये डीसीटी में जाएगा। सो एज दिस नेफ्रिक फिल्ट्रेट फ्लोज थ्रू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन, इसमें से मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब। ज्यादातर चीजें दोबारा बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेगी, पानी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, इसके अलावा एंटायर ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड, विटामिन, अमीनो एसिड्स। और इस 125 ml का केवल 1 ml, 1 ml पर मिनट के हिसाब से 1 ml इज पास्ड आउट एज यूरिन। 99% से भी ज्यादा ये सब रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, जस्ट 0.8% इसका जो है वो पास आउट होता है। ध्यान रखना, 125 ml पर मिनट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, बट इसमें से ओनली 1 ml यानी 0.8% इज पास्ड आउट एज यूरिन। बाकी का सारा फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो 180 लीटर जो एक दिन में किडनीज दोनों मिलकर फिल्टर कर रही हैं, उसमें से जो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलना है वो केवल 1 से 1.5 लीटर होगा। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनाता है। बाकी डिपेंड करता है आपने पानी कितना ज्यादा पिया है। बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा यूरिन आउटपुट होगा, है ना। डिपेंड्स ऑन योर डाइट, इनटेक ऑफ वाटर। अदरवाइज नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है एक इंसान बनाता है। लेकिन किडनीज 180 लीटर ब्लड फिल्टर कर रहे हैं। शरीर में 180 लीटर नहीं है, शरीर में 5 लीटर है। वही चीज बार बार सर्कुलेट होकर के किडनीज के पास आ रही है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। नाउ, Do we release 180 liters of urine every day? Of course, no. जैसा मैंने अभी समझाया, it's only 1 to 1.5 liters per day. इसका मतलब है बाकी फिर कहां गया? वो बाकी सब कहां गया है? अब उसके लिए हमें समझना है ये रीअब्सॉर्प्शन वाली प्रोसेस एंड सिक्रीशन वाली। अभी तक हमने बेसिक क्या प्रोसेस समझी है? अभी तक हमने समझा था कि किस प्रकार से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का दूसरा नाम क्या था बेटा? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और इसी का एक तीसरा नाम था नेफ्रिक फिल्ट्रेशन। मैंने बताया था इसमें डिफरेंट प्रेशर्स आर इन्वॉल्व्ड। कौन कौन से प्रेशर्स याद है? कोई बताएगा मुझे? कैपिलरीज बड़ी पतली पतली थी, सो मैंने बताया था कि भाई एक इंपॉर्टेंट प्रेशर जो यहां पे इन्वॉल्व है दैट इज GHP। फुल फॉर्म क्या था? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो अफरेंट आर्टेरियोल है उसका डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट आर्टेरियोल का कंपैरेटिवली कम है, और कैपिलरीज तो पतली हैं ही। इस कारण कैपिलरीज में एक प्रेशर क्रिएटेड रहता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एंड ये प्रेशर जो है इट फेवर्स फिल्ट्रेशन। दिस प्रेशर फेवर्स फिल्ट्रेशन। ये चाहता है कि फिल्ट्रेशन हो। ठीक है, नाउ एक और प्रेशर यहां पे इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड BCOP। फुल फॉर्म बताया था ना, दिस इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक
प्रेशर, ब्लड में जो प्रोटीन्स हैं, कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में सबसे ज्यादा है? सीरम एल्ब्यूमिन. सो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर which is because of the proteins present in blood, जो फिल्टर नहीं होने देंगे, जो पानी को बाहर नहीं जाने देंगे. It is because of the plasma proteins. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. It is because of plasma proteins, which is the most abundant plasma protein. Can we write it here? Yes, it is serum albumin. The most abundant plasma protein is सीरम एल्ब्यूमिन. और कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन्स बताए थे? ग्लोबुलिन भी बताए थे, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन. तो ये जो बीसीओपी है ना, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कहेगा मैं तो फिल्ट्रेशन नहीं होने दूंगा भैया. इट अपोजेस filtration. This is going to oppose filtration. There is one more pressure. मैंने कहा था ना, जहां पे फिल्टर होके जा रहा है वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में, वहां पे भी तो फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट होगा. वो एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा, वो धक्का लगाएगा, वो कहेगा मैं और ज्यादा फिल्ट्रेशन नहीं होने दूंगा. सो दैट प्रेशर इज कॉल्ड CHP. It stands for capsular hydrostatic pressure. Capsular hydrostatic pressure. What is the reason for this pressure? आप कहेंगे the reason is the fluid which is already present in the cavity of Bowman's capsule. वो इसका कारण है. Let's write here. This pressure is, note कर रहे हैं ना आप साथ साथ, because of the fluid which is already present, fluid which is already present in cavity of Bowman's capsule. ये भी अपोज कहेगा भैया, ये भी कहेगा कि मैं फिल्ट्रेशन नहीं होने दूंगा. इट अपोजेस फिल्ट्रेशन. ये प्रेशर भी फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है. सो अब हमें देखना पड़ेगा, एक प्रेशर तो फेवर कर रहा है और दो अपोज कर रहे हैं. तो नेट रिजल्ट क्या है? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है? जो NFP होगा, NFP इज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. शॉर्ट में लिख दिया मैंने फिल्ट्रेशन. नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसको हम EFP भी कहते हैं, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर. EFP स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर. ये क्या हो जाएगा राजा बेटा? जो प्रेशर फेवर कर रहा है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस CHP. जो फेवर कर रहा है ना, उसमें से वो दोनों माइनस कर दो जो अपोज कर रहे थे. फेवर करने वाला है GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. वैल्यूज अगर इसकी डालें, दिस इज 60 mm मर्करी एंड दीज टू आर 32 mm मर्करी प्लस 18 mm मर्करी. नेट रिजल्ट इज 60 में से 32 प्लस 18, 32 प्लस 18 हो गए 50. 60 में से माइनस करो तो नेट रिजल्ट इज 10 mm mercury. So this 10 mm mercury in humans under normal conditions is the effective filtration pressure. ये इंपॉर्टेंट है. ये मैं आपको अगले सेशन में फिर से दोबारा भी ये चीज बताऊंगा. आप अपने दिमाग में इस चीज को बिठा जरूर लीजिएगा. ठीक है जी. दिस इज इंपॉर्टेंट कि इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे निकालते हैं. जो प्रेशर फेवर कर रहा है उसमें से वो दोनों माइनस करने हैं जो कि अपोज कर रहे हैं. याद रहेगा. सो GHP माइनस BCOP एंड CHP. GHP का फुल फॉर्म glomerular hydrostatic pressure, which is because of those narrow capillaries and narrow efferent arteriole, जिसका वैल्यू 60 mm mercury है, जो फेवर कर रहा है. और what is BCOP? Blood colloidal osmotic pressure, which is because of plasma proteins, mainly serum albumin. This pressure is opposing filtration. ये filtration नहीं होने दे रहा. Third pressure is CHP, capsular hydrostatic pressure. The fluid which is already present in cavity of Bowman's capsule वो oppose करेगा. That is 10 mm mercury. नेट रिजल्ट निकलेगा 60 में से 32 प्लस 18 हमें माइनस करने होंगे. जो फेवर कर रहा है उसमें से वो दोनों माइनस कर दो जो अपोज कर रहे हैं. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ये आपको याद रखना है. अब लगातार फिल्ट्रेट बनता आ रहा है कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में भाई. अब उन चीजों को रीएब्सॉर्ब करवाना पड़ेगा. सारी की सारी चीजें हम बाहर नहीं जाने दे सकते. यहां पे रोल आता है tubular reabsorption and tubular secretion का. Now,
आप ये दोनों बातें समझिएगा। मैं नेफ्रॉन को एक ऐसे सिंप्लीफाइड वे में आपको दिखाता हूं कुछ इस तरह से, ऐसे। ये जो फनल मैंने दिखा दी ना ऊपर, इसको समझ जाइए ये बोमेन्स कैप्सूल था। यहां से ये ड्रॉप बाय ड्रॉप चीजें जो है फिल्टर होके नीचे आ रही है। ये सबसे पहले वाली सेगमेंट कौन सी आती है नेफ्रॉन की? पीसीटी, फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। जैसे ही ये फिल्ट्रेट इसमें पहुंचेगा, बहुत सारी चीजें इसमें से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी, मतलब बाहर आ जाएंगी। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? कहां आ जाएंगी ये जो नेफ्रॉन है, जो पीसीटी है, इसके सेल्स को क्रॉस करके बाहर की तरफ, बाहर कॉर्टेक्स वाला रीजन है। अगर हम लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो वहां पे मेडुला होगा। सो दैट मींस शरीर ने रीअब्जॉर्ब कर लिया, उसे यूरिन में नहीं जाने दिया। आपको रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में अंतर समझ आना चाहिए। TR is tubular reabsorption and TS is tubular secretion, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। जब चीजें जो है पीसीटी या टिब्यूल के ल्यूमेन से, ये ल्यूमेन हुआ ना, ल्यूमेन से निकल के जब चीजें बाहर को आ रही हैं, ये हुआ टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। जरूरत वाली चीजें, फायदे वाली चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। एग्जैक्टली इसका उल्टा होगा टिब्यूलर सिक्रीशन। अगर कोई चीज बाहर है, वेस्ट है, उसको अंदर डाला गया ल्यूमेन ऑफ द टिब्यूल में, तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया। वी कॉल इट टीएस, टिब्यूलर सिक्रीशन। सो प्लीज रिमेंबर the processes tubular reabsorption and tubular secretion, they differ in the direction of transportation. Tubular reabsorption involves transportation of substances from lumen of tubule to outside. नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब करो, डिलीट कर दो। तो मैं ये कह सकता हूं टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन इज डिलीशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट। नेफ्रिक फिल्ट्रेट क्या है? ये वाला, ये जो चीज यहां पे बनी हुई है, दिस इज व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेट, और वी कॉल इट नेफ्रिक फिल्ट्रेट। जैसे ये आगे बढ़ा तो इसको हम टिब्यूलर फ्लूइड कह देते हैं। यूरिन नहीं कहना है इसे अभी। यूरिन इसे हम तब तक नहीं कह सकते जब तक ये डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में नहीं पहुंच जाता। सो टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन इज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस। साथ के साथ हो रहा है टिब्यूलर सिक्रीशन, कि जो बाहर कॉर्टेक्स में या मेडुला में फालतू की चीजें पड़ी हैं जो नहीं चाहिए, भाई उनको वापस डाल दो इसमें नेफ्रिक फिल्ट्रेट में, टिब्यूलर फ्लूइड में, कि यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाए। समझ आ गया अब आपको? दोनों प्रोसेसेस साथ साथ हो रही है। एक चीज अंदर से बाहर आ रही है, दूसरी बाहर से अंदर जा रही है। ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो रही है। नाउ reabsorption from the filtrate, it is performed either by active or passive transport. मैकेनिज्म्स एक्टिव भी हो सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, मैकेनिज्म्स पैसिव भी हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल, एक्टिवली क्या है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, जरूरत की चीजें एक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लेता है शरीर। एंटायर ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब। जो फिल्टर होके नीचे आया ना ग्लूकोज, पूरे का पूरा ग्लूकोज शरीर एब्सॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वो फायदे वाली चीज है। ग्लूकोज को यूरिन में बाहर नहीं भेजना। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता, डायबिटीज वाली कंडीशन में ग्लूकोज होता है। राइट, वो क्यों होता है वो भी हम जानेंगे। ग्लूकोज का हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू है, शरीर जो है इसे आसानी से बाहर नहीं जाने देगा। जब वो एक सर्टेन लिमिट क्रॉस कर जाएगा ब्लड में, 180 मिलीग्राम पर 100 ml से भी ऊपर हो जाएगा ग्लूकोज, तब बॉडी उसे रिटेन नहीं कर पाएगी और यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालेगी। पैसिवली जो रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, पानी है। किस किस स्टेप में, किस किस सेगमेंट में कौन कौन सी चीज कितनी रीअब्सॉर्ब हो रही है, ये हम आगे आने वाले सेशन में जानेंगे। क्या क्या चीजें सिक्रीट हो रही हैं इनटू द फिल्ट्रेट? अब ध्यान रखना है, इनटू द फिल्ट्रेट टिब्यूलर फ्लूइड में क्या क्या डाला जा रहा है। टिब्यूलर सेल्स ने ऐड करा है हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम, अमोनिया, ये इंपॉर्टेंट है, पीएच भी मेंटेन करती हैं ये चीजें। ठीक है, अब आपको टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन एंड टिब्यूलर सिक्रीशन का बेसिक फंडा समझ आ गया। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और नेफ्रिक फिल्ट्रेशन, जिसमें कि अलग अलग तरह के प्रेशर्स इन्वॉल्व थे। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक ने फेवर करा, दो ने अपोज करा, हमने नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकाल दिया। यूरिन फॉर्मेशन में बाकी प्रोसेसेस हैं टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन एंड टिब्यूलर सिक्रीशन। They are just differing in the direction of transportation and they are happening simultaneously. जैसे जैसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन में से गुजरता जाएगा, इसकी कॉम्पोजिशन, कंसंट्रेशन इज गोइंग टू चेंज।
बहुत सी चीजें रीअब्सॉर्ब होंगी और बहुत सी चीजें सिक्रीट होंगी। आगे आने वाले सेशंस में हम स्टेप बाय स्टेप यही जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही हैं, कहां कहां पे रीअब्सॉर्ब हो रही हैं और कौन कौन सी चीजें सिक्रीट हो रही हैं। याद रखिएगा, एंटायर ग्लूकोज विल बी रीअब्सॉर्ब्ड, ग्लूकोज हैज वेरी हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, सो आज के इस सेशन में इतना ही। ये बेसिक बातें दिमाग में बिठा करके रखिएगा, अगले सेशन में हम इसे और गहराई से जानेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेस देता हूं। डेली प्रैक्टिस पेपर्स जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। बाय बाय।